तो अब जो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और मोशन इन अ प्लेन में बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। वी विल बी फोकस्ड अबाउट द वेक्टर्स। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और यहाँ से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन। वन ऑफ देम हैव डायरेक्शन एंड अदर वन डजंट हैव। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्केलर, a physical quantity which has a magnitude but no direction, which has a magnitude but no direction is called scalar. ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मास, लेंथ। मैं कहूं कि एक स्टिक है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर डायरेक्शन। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहीं भी टेम्परेचर को शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सच क्वांटिटीज which do not require direction in order to represent them is known are scalar quantities. ठीक है, स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जो बेसिक लॉ है अलजेब्रा के, जो मैथमेटिक्स हम जैसे सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने, सेम उन्हीं रूलों के बेसिस पे आप स्केलर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, addition and subtraction of scalar makes sense only for quantities of same nature. What does it mean? It means mass can be added in mass only, length can be added in length only। मतलब लेंथ में लेंथ ही ऐड की जा सकती है, लेंथ में आप टाइम नहीं ऐड कर सकते हो। तो एक ही नेचर की जो क्वांटिटीज हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप मास में टाइम ऐड कर दो या मास को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सॉरी, अभी जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर की क्वांटिटीज में होगा अगर वो स्केलर की हम बात कर रहे थे। However, multiplication and division can be performed with different quantity। मतलब मास के साथ आप असल मास के साथ आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मास के साथ आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आप डिफरेंट क्वांटिटीज को परफॉर्म कर सकते हो। यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू कैन यूज टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेक्टर। जस्ट अपोजिट है स्केलर का, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। स्केलर से कैसे डिफरेंट है, इसमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी। मेरी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन, इसमें भी आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि जी 9.8 डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू विल नीड डायरेक्शन। फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, इन विच डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली मोमेंटम एंड टॉर्क, these all are quantities are vector quantities। Okay, so vector cannot be added, subtracted, multiplied or divided according to simple rule of algebra। सिंपल एडिशन जैसे हम 2 + 2 4 करते हैं, आप वेक्टर को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। देयर आर सम अदर सेट्स ऑफ रूल्स जिनको आप वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग सोल्व करो। ठीक है, तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। वेक्टर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा।
अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। आप वेक्टर में डिवाइड का ऑपरेशन नहीं देखोगे, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर एज इट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। तो इसीलिए इस वाली लाइन में देखो, सेकेंड लास्ट लाइन में सिंपली लिखा है वेक्टर कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। डिवाइडेड नहीं लिखा हुआ क्योंकि डिवीजन नहीं होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से। ठीक है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ये कैसा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है? एडिशन करने के लिए यू हैव सम अदर रूल्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो दीज टू लॉज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एंड वी विल बी डीलिंग इन डिटेल विद दीज टू लॉज इन अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है और स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस, मतलब थोड़ा सा बोल्ड बनाया जाता है उस लेटर को। कैसे? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। वी थोड़ा बोल्ड है, देखो अगर वी बोल्ड नहीं होता तो ये बिल्कुल पतला होता है, स्मॉल, मतलब इतना बोल्ड नहीं होता। अगर बोल्ड है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज, दिस वी इज वेक्टर क्वांटिटी। बट आपको पता है इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस बोल्ड फेसेस, कि वी को बोल्ड बनाना आसान नहीं है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक अवर वर्क सिंपलर व्हाट वी डू, वी मेक एन एरो। और वी देखो इस वी और इस वी मंत्र क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल वी है, ये वाला बोल्ड है। अगर आप सिंपल वी के ऊपर एक एरो लगा रहे हो तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। और प्रेजेंटली वी विल बी यूजिंग दिस कन्वेंशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल पुट एन एरो। ठीक है, एक एरो रखेंगे ऊपर से। मैग्नीट्यूड स्केलर पार्ट ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस। अब इसमें देखो दो चीजें, एक लाइट फेस है और उसके ऊपर एरो है। तो जो लाइट फेस है ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है और जो एरो है इट इज शोइंग यू द डायरेक्शन। अब हम धीरे धीरे वेक्टर्स पे आगे बढ़ते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अच्छा, अगर बीच में किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल रोक सकता है मुझे कि सर दोबारा बता दो। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है चीजें। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के। To describe the motion of an object in a plane, its position with respect to origin can be chosen conveniently. कैसे? सपोज ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ओरिजिन है ओ। ठीक है, यहाँ एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है पी, ना वो एक्स एक्सिस पे ना वो वाई एक्सिस पे, बट इस प्लेन में है पी पॉइंट। कोई इस पॉइंट पी को आपने रिप्रेजेंट करना है तो यू नीड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे जो ये पी, किसी पार्टिकल पी की पोजिशन है एक्स वाई प्लेन में, इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे एट टाइम टी इन एक्स वाई प्लेन। अब आप क्या करोगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ टू पी। ओ से पी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो कुछ ऐसे। ठीक है, एंड प्लेस एन एरो हेड एट पी ऑन द लाइन ओपी। इस ओपी पे पी की साइड को एक एरो ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये आपको एक वेक्टर मिल गया, दिस इज अ वेक्टर और इस वेक्टर को लिखा है आर वेक्टर। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। स्मॉल आर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, द पॉइंट ओ, इस ओपी वेक्टर का जो पॉइंट ओ है, पिछला वाला हिस्सा इस वेक्टर का, इट इज कॉल्ड टेल, एंड द पॉइंट पी इट इज कॉल्ड द हेड ऑफ वेक्टर ओपी। सो दिस ओपी इज अ वेक्टर। देखो ओपी के ऊपर एरो लगा है और इस ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर भी लिख रहे हैं। तो पी पॉइंट जो हो गया इसका क्या हो गया, हेड हो गया, और ओ क्या हो गया इसका, टेल। ठीक है, OP is called position vector of the object and it is represented by, देखो बोल्ड R से लिख सकते हैं, और अगर बोल्ड R लिखना टफ है तो इस सिंपल R लिख के उसके ऊपर एरो बना दिया। ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। किसी को कोई डाउट है पोजीशन वेक्टर में? ओके, क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम बात करेंगे
लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू पी डैश। अब ये पी से किसी पॉइंट पी डैश पे पहुंच जाता ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी। टी पे इतने टाइम था, कुछ टाइम के बाद ये पी से आगे बढ़ गया पी। अच्छा अभी क्लियर है? यस। एक सेकेंड। हाँ बेटा आवाज क्लियर है मेरी? आप बताना। ठीक है ओके ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। यस। अब हम क्या कह रहे हैं कि सपोज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश। ठीक है, ये पी से कहाँ पहुंच गया? पी डैश पे कहीं पहुंच गया है थ्रू पाथ पी ए पी डैश। ए पॉइंट ऐसे मूव करता हुआ ए से होता हुआ पी डैश तक पहुंच गया। ठीक है, तो कितने टाइम में? टी डैश माइनस टी टाइम, इतने टाइम में। सपोज ये यहाँ पे जब पहुंचा तो टाइम टी डैश हो चुका है। जब कोई पार्टिकल पी से स्टार्ट किया मूव होना और पी डैश पे पहुंच गया तो जब यहाँ पे है तो उस समय टाइम टी डैश है, और जब यहाँ पे था तो टाइम टी था, तो कितने टाइम लिया इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में? टी डैश माइनस टी टाइम। तो वही लाइन लिखी है, लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू पी डैश थ्रू द पाथ पी ए पी डैश। इस पाथ से होता हुआ पी डैश तक पहुंचा कितने टाइम में? टी डैश माइनस टी टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से ओ से पी डैश को मिलाया तो आपको दूसरा पोजीशन वेक्टर मिल गया। जब पी डैश का पोजीशन वेक्टर मिल गया, ये आर डैश लिख दिया मैंने इसको, दिस इज योर आर डैश। इसको मैं लिख रहा हूँ आर डैश। सो दिस आर डैश इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी डैश। इस पी डैश पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश। टी पे पोजीशन वेक्टर आर था और जब टाइम टी डैश हो गया तो पोजीशन वेक्टर आर डैश हो गया। ठीक है, सो इट इज गिवन बाय ओपी डैश और आर डैश। ये आर डैश क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर आप इस P से P डैश तक मिलाओ और एक लाइन ड्रॉ कर दो तो जो वेक्टर मिलेगा, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना डिस्प्लेस हुआ है आपका पार्टिकल, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसकी वैल्यू होगी आर डैश माइनस आर। ये आर डैश माइनस आर कहाँ से है ये हम बाद में बात करेंगे, बस आप अभी अज्यूम कर लो कि दिस विल बी आर डैश माइनस आर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम बाद में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जब हम मैं आपको बता दूंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे होता है तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ करके एक वेक्टर ड्रॉ किया है मैंने, तो ये वेक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पी पी डैश वेक्टर पी पी डैश और इसकी वैल्यू कितनी है? आर डैश माइनस आर आर वेक्टर होंगे। ठीक है, सो दिस पी पी डैश इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन, यहां तक क्लियर? ओके ठीक है। अगर ये यहाँ P डैश के बाद फिर B से होते हुए और P पे पहुंच जाता तो अभी तो P से A फिर P डैश आया, अब ये P डैश होते हुए फिर B और उसके बाद पहुंच गया P पे, तो नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अब P पे पहुंच चुका है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कैसे हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो यहाँ से घूम के वापिस आके इनिशियल पोजिशन पे आ गया है। जीरो, यस जीरो होगा, वेरी गुड। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सेम इवन इफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू डिफरेंट कोर्सेज ऑफ p टू p डैश से p b p डैश और एनी अदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। जिस बच्चे ने कहा कि सर वही होगा, वो तब होता अगर मैं ये कहता आपको कि इसने यस यस अगर P से P डैश तक पहुंचता B से होते हुए तो भी पोजीशन वेक्टर यही होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ P से चला A फिर P डैश और फिर घूम के वापस P पे आ गया तो अब कोई पोजीशन वेक्टर नहीं होगा इसका, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर ही हो जाएगा जो इनिशियली था। ठीक है, हाँ जो आप कह रहे हो कि अगर ये P A P डैश ना होते हुए P से B से होते हुए P डैश पहुंचता तो भी पोजीशन वेक्टर यही होता। ठीक है, यू आर राइट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन वेक्टर ये P का पोजीशन वेक्टर R था, R P डैश का पोजीशन वेक्टर R डैश था, तो ये पोजीशन वेक्टर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पहला, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन।
मतलब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपको बता देता है आपका पहला क्या, पोजीशन वेक्टर। पहला इंफॉर्मेशन आपको ये देता है, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो जिस डायरेक्शन में एरो बना होगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये आपको डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो आपको पोजीशन वेक्टर से ये दो चीजें पता चलती है। ठीक है, ठीक है। अब एक और टॉपिक हम कवर कर लेते हैं आज कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, व्हेन वी विल से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर को समझने के लिए टू वेक्टर, सपोज आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, these two vectors will be said equal if and only if they have the same magnitude and same direction। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी दोनों वेक्टर का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर की सेम होनी चाहिए, तो जाके हम कहेंगे कि यस दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो दीज दोज वेक्टर्स विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, ये देखिए दिस इज अ वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यस। दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, यस बिल्कुल। दोनों की डायरेक्शन देखो एक ही डायरेक्शन में है दोनों, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है, तो दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। अगर आपको इसको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं, तो आप क्या करो, इस वेक्टर बी को उठाओ और पैरेलली इसको मूव करते जाओ और इसके ऊपर कोइंसाइड कर दो। अगर ये इसके ऊपर एग्जैक्ट कोइंसाइड हो जाता है तो इसका मतलब होगा यस दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स, कुछ ऐसे। द फिगर shows two equal vectors a and b. To check their equality, shift b dash, इस b dash को shift करो parallel to itself until its tail clue coincides with that of a। इसको ऐसे शिफ्ट करते जाओ कि इसके टेल क्यू इसके टेल ओ से कोइंसाइड करे। ठीक है, देखो कुछ ऐसे। अगर ये इसको कोइंसाइड करने के बाद ये पूरा एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे थे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सिंस आपने टेल को टेल से मिलाया तो आप देख रहे हो ऐसा करने पे हेड से हेड मिल रहा है, एस से पी मिल गया। देखो एस क्यू से ओ को मिलाया था आपने, ऐसा करने पे एस से पी ऑटोमेटिकली मिल गया, तो इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। क्लियर, ठीक है। इन जनरल इक्वलिटी इज इंडिकेटेड वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। इसका मतलब हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सेम है और ए एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन। नाउ दिस इज अनदर वेक्टर ए डैश और ये कोई दूसरा वेक्टर है एस डैश। अब मुझे बताना है कि ये दोनों वेक्टर सेम है या नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे चेक करोगे। फिर से आप इसकी टेल को इसकी टेल से अटैच कर दो, तो इसको ऐसे मूव करो, इतना ऐसे ऐसे मूव करते जाओ कि इसकी टेल से ऐड हो जाए, कुछ ऐसे। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड तो आपको सेम दिख रहे हैं बट डायरेक्शन अलग दिख रही है, तो दीज विल नॉट बी इक्वल। हम इसको चेक कैसे करेंगे, even if we shift b dash parallel to itself so that its tail q dash coincides with o dash, head will not coincide। देखो head coincide नहीं करेंगे, तो these two are not equal vectors, so vector a dash will not be equal to vector b dash। clear, ठीक, ओके। तीसरा केस, दिस इज अ वेक्टर ए डबल डैश, ये कोई दूसरा वेक्टर है ए डबल डैश और ये एक दूसरा वेक्टर है बी डबल डैश। क्या ये वेक्टर्स इक्वल हैं? इनकी डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। ठीक है, चेक करने के लिए फिर से इनके टेल को टेल से मिला दो, क्यू डबल डैश को ओ डबल डैश से मिला दो और देखो क्या हो रहा है, हेड से हेड कोइंसाइड नहीं हो रहा है, हेड इसका पहले आ रहा है इसका बाद में आ रहा है, तो these two vectors are not equal। vector a double dash and b double dash have the same direction but they are not equal because they have different magnitudes। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? ठीक, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं और कल हम इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी कोई लीव नहीं करेगा, जस्ट वेट करो 2 सेकंड।